द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, क्या रहा आज खास, क्या रहा अब तक, इस पे हम डालेंगे नज़र। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में आज के दिन अब तक क्या रहा खास, हम उस पे डालेंगे नज़र। और ये भी कोशिश रहती है कि कल के दिन का अखबार का आपको इंतज़ार ना रहे और पहले पन्ने की जो सुर्खियां हैं उनको हम आज ही आपको जो है वो बता दें, आपके साथ साझा करें। तो चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की खास बड़ी अपडेट्स पर। पहली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि नए साल के चलते दूसरा दौरा जो है प्रधानमंत्री का देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। और खास तौर में ये दौरा जो है कश्मीर के अनंतनाग जिले में देखने को मिलेगा, जिसमें रैली को संबोधित करेंगे। कई सौगातें कश्मीर की जनता को भी मिलने वाली है और अहम बात क्या है उस पर जिक्र करते हैं। सर, जिस तरह से हम देखने को मिल पा रहा है वीवीआईपी मूवमेंट्स देखने को मिल पा रही है और यूं बताया जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला दौरा, क्या लगता है कि क्या कुछ देखने को मिलेगा? अर्षा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और इससे पहले 20 फरवरी को जो है वो जम्मू का दौरा किया था। अब 7 मार्च को जो है कश्मीर की तैयारी है। आने की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन वो अनंतनाग जाएंगे या नहीं जाएंगे इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आप जानते हैं कि आज के न्यूज़ नाउ में एक एक्सक्लूसिव खबर अहमद अली फैयाज साहब ने जो है वो की है और उनकी तरफ से इस बात की कंफर्मेशन जो है वो बताई गई है कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री का दौरा कश्मीर का जो है वो तय है। और डिटेल्स में ये भी बताया गया है, जिन चीज़ों की पुष्टि हुई है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि SKICC में एक मीटिंग करेंगे जो यूथ के साथ जो है वो रहेगी। जैसे कश्मीर के जो बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स में जो हैं, या फिर वो युवा जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कंटेंट से आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो किन से मिलना चाहते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ आपको याद है कि मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जब जम्मू में भी रैली हुई थी तो यहाँ पे भी उन्होंने उन बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्ट किया था, वर्चुअली भी और इसके अलावा फिजिकली भी कुछ लोग वहाँ रैली में थे। तो अभी तक इसी चीज़ की कंफर्मेशन मिली है और SKICC के ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होगा। हालांकि पहले ये लॉन्स में रखा गया था, लेकिन उस दिन की वेदर एडवाइजरी ये बताया जा रहा है कि बारिश है और अब जो है ये ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि शायद कश्मीर में, खासकर श्रीनगर शहर में, उस दिन किसी बड़े पॉलिटिशियन की ज्वाइनिंग BJP में हो सकती है और वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं पार्लियामेंट्री सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इन चीज़ों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है कश्मीर की, वो तैयारियों में जो है वो जुट चुकी है और 7 मार्च को प्रधानमंत्री का कश्मीर आने का दौरा जो है अभी तक तय है। और इसी के साथ साथ जैसे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है काफी हलचल देखने को मिल पा रही है। वहीं पे भाजपा की बात करते हैं तो आज पहले सुबह सवेरे ही इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि उम्मीदवारों का चयन हो सकता है, नाम सामने आ सकते हैं, पर फिलहाल नाम तो सामने नहीं आए, पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन जरूर हुआ और इस प्रेस वार्ता के चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए थे। पर हालांकि उन्होंने प्रेस वार्ता में वो शामिल तो नहीं हुए, पर लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के महासचिव तरुण चुग इस प्रेस वार्ता में रहे, रविंद्र रैना भी थे, आशीष सूद भी थे और कई चीजों का उन्होंने जिक्र भी किया। सुजाब पेटी का यहाँ पे नाम आया, सर वो क्या कुछ लेकर आए हैं नया? बिल्कुल अर्शिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तो है लेकिन लोग जो है वो चुनाव करेंगे कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक तो जिस चुनाव पात्र की आपने बात की, उन्होंने डिस्प्ले में भी वहाँ दिखाया, और दूसरा उन्होंने एक मोबाइल नंबर जो है वो जारी किया 9090902024। बिल्कुल। तो मोबाइल नंबर भी बड़ा यूनिक सा है। इस मोबाइल नंबर पर लोग मिस कॉल देंगे जो इंटरेस्टेड होंगे और उसके बाद वहाँ पे एक लिंक जनरेट होगा। लिंक पे आप फिर जो है वो अपने कैंडिडेट का जो है वो लिख सकते हैं कि आप किसको चाहते हैं कैंडिडेट में। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चीज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि लोगों के बीच में जाकर फीडबैक लेकर, चूँकि समय कम है तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि सही कैंडिडेट का चयन हो। अब ये देखना होगा कि ये प्रोसेस कितनी जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि समय भी कम है
और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है कैंडिडेट्स। तो सर क्या आपको लगता है कि ये जो सुझाव पेटी का ये जो सुझाव भाजपा ने रखा है, लोग इसमें सहमति जताएंगे और एक सही उम्मीदवार जो है भाजपा की ओर से सामने आएगा? अर्शिया, टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर आप देखेंगे तो एक सर्वे हुआ है जिसमें बीजेपी जो है वो नंबर 1 है इस टाइम टेक्नोलॉजी में। जी। जो टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का है, उससे स्ट्रॉन्ग सेल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे अगर वो कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत, क्योंकि आजकल 5G का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है और बहुत इजी आपको वोट करना है, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, मिस कॉल करनी है, लिंक जनरेट होगा, आपने अपने कैंडिडेट का नाम लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ये कोई प्रोसेस है। बहुत कम समय में आप अपने कैंडिडेट को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी कैंडिडेट्स के चयन को लेकर। तो इसी के साथ साथ क्या कहना था तरुण चुग का, आइए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए। मेरे को याद है 2014 का जो संकल्प पत्र था और उसके बाद जब 19 आया था तो हमें गर्व था कि हमने उसमें से लगभग 100% जो संकल्प लिए थे वो पूरे किए। 2019 का हमारा भारत के मन की बात जानने के लिए कैंपेन शुरू हुआ था। लाखों लोगों ने उसमें सुझाव दिए, देश के अलग अलग संस्थानों ने सुझाव दिए। उन संस्थानों के सुझाव और लाखों लोगों के सुझावों के बाद जो घोषणाएं हुई, जो हमने जो घोषणा पत्र जारी किया, आज मैं 2019 के 5 साल पूरे होने पर जब मैं लगभग 2024 में बैठा हूं, 100% जो हमने घोषणा पत्र में कहा था वो पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है। बाल्यकाल से हम सब लोग अपने स्कूल्स में, कॉलेज में सुनते आए हैं विकासशील शब्द भारत के लिए। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत कभी विकसित बनने का सपना भी ले सकता है। अर्थव्यवस्थाओं में हमारी चर्चा होती थी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद, जनसंख्या में बड़ा अनुपात होने के बावजूद हम कभी 15वें नंबर पर लुढ़कते थे, कभी 11वें नंबर पर लुढ़कते थे। कभी हमें सोना गिरवी रखना पड़ता था, कभी देश चलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बाहर की एजेंसियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन आज मैं अपनी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखूं तो आज तो आपने बिल्कुल देखा कि लगातार लोकसभा चुनाव से पहले हलचल भी है और विचार विमर्श पर सुई भी अटकी हुई है, पर वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का जिक्र करते हैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहानी क्या है। कभी उनका ये कहना कि सीट शेयरिंग नहीं होगी, खुद चुनाव लड़ेंगे, पर कभी ये कहना कि सीट शेयरिंग पर फोकस किया जा रहा है। सर कहानी ही समझ नहीं आ रही कि चाहते क्या है। अर्शिया, जितना जितना इलेक्शंस नज़दीक आएंगे उतना ज़्यादा आप फेरबदल और बदलाव जो है वो देखोगी। अभी आप कल का आपने देखा होगा तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जो है वो बात चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे जी, हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। तो आज वो कुछ और कह रहे थे। आज उन्होंने कहा कि उसके बगैर चारा नहीं है, इंडिया ब्लॉक को जिंदा रखना है, सर्वाइवल हमारा वही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पूरी राजनीति दिख रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से बाहर थे, अभी मिल के आए हैं सभी लोगों से। जाहिर सी बात है सोच विचार हुआ होगा, बातचीत हुई होगी और कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी होगी कि इंडिया ब्लॉक में हो तो हो, वरना हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो टफ हो जाएगी। तो उसी फैसले को आज उन्होंने सुनाया
और पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं। लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पे लड़ना है, इसमें क्या फर्क। हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। बिल्कुल। रिसेंटली आपने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी, देखिए तो उस पर काफी सारे सवाल उठे कि फिर वो यूनाइटी सुनिए, कहाँ गई, सुनिए मेरी बात पीजेडी सुनिए। कहाँ गया। सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। तो कांग्रेस के साथ माहिदा करना, हम कह सकते हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत को स्ट्रांग करना है। और क्या, क्यों नहीं करना है, ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। लेकिन बीजेपी की क्लेम है अभी तक तो तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, आगे आने वाले टाइम में ये ख्वाब ही होगा। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक है। क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया, खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। इससे खबरदार रहिए। जैसे उमर साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के इलेक्शन हो रहे थे, हमारे असेंबली इलेक्शन क्यों हुए? असेंबली इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह, हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो। वैसे उमर साहब ने भी अभी बयान दिया है, अफसोस इसी बात का है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ सकते हैं, स्टेट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, क्या वजह है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू के छन्नी हिम्मत में मेजर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो एक बार फिर देखने को मिली, और मौके पर एडीसी जम्मू अनसुईया जम्वाल भी रही। सर, इस तरह की इंक्रोचमेंट जो है वो लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है देखने को मिल पा रही है। लोग परेशानी इसे कह रहे हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देखें तो एक कार्रवाई की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, आप ये देखें कि इससे पहले ओल्ड सिटी में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होती थी, और लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि सिटी का जो एक्सटेंशन है, सिटी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है छन्नी हिम्मत, वहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि ये ड्राइव जो है वो चली है। और वो इसलिए क्योंकि छन्नी हिम्मत भी अब ओवर क्राउडेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है गांधीनगर के पैटर्न पे। तो जहाँ एक तरफ गांधीनगर और ओल्ड सिटी में रेगुलर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो है वो होती हैं, वहीं दूसरी तरफ आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो छन्नी हिम्मत में भी चलाई गई। आप खुद वहाँ पे गए थे, आपने रिपोर्ट किया, हालांकि जो विजुअल्स हमने देखे, जो आपने अपने माध्यम से हमें दिखाए, और जो आपकी रिपोर्ट थी उसमें भी ये हमने देखा कि कोई ज़्यादा नुकसान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया है, बल्कि जो रोड है, सरकारी जो रोड है, उसमें जो किसी की सीढ़ी या किसी का कोई फुटपाथ एनक्राउच किसी ने किया था तो उसको जो हटाया गया है। वार्निंग दी गई है फिर से लोगों को, खासकर शॉपकीपर्स को, कि वो लोगों के लिए जो फुटपाथ वगैरह बने हैं या फिर जो सरकारी रोड है उसको एनक्रोच ना करें, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स वगैरह होते हैं, कंजेशन होता है, उस वक्त भी जो है लोगों को परेशानी होती है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि जब एनक्रोचमेंट हो जाती है वो बड़े लंबे अरसे तक रहती है, फिर कोई उसको देखता नहीं है। अर्ली स्टेज पे जहाँ पे एनक्रोचमेंट का खतरा हो, अगर इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और वार्न किया जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है विन विन पोजीशन दोनों के लिए रहती है, शॉपकीपर्स के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। और मुझे लगता है कि लोग भी जो है, आम जनता भी जो है वो अप्रिशिएट करेगी इस कदम को। आइए नजर डालते हैं दृश्यों पर यहाँ पे एडीसी जम्मू अनसुईया जम्वाल भी यहाँ थी, और बस थोड़ी देर पहले ही ये सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिला, और ये एक मेजर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो देखने को मिली है जम्मू शहर में। और इससे पहले भी आपने कई बार देखा इस तरह की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो लगातार देखने को मिल पा रही है, और एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। और लगातार आपने देखा होगा इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए जाते हैं, लोगों को आगाह किया जाता है, और बार बार दुकानदारों को ये आगाह किया जाता है कि आप लोग जो है बाहर किसी तरह का इंक्रोचमेंट जो है इंक्रोच ना करिए। किसी तरह की सीढ़ियां हो या फिर डिस्प्ले जो किया जाता है दुकान के बारे में बताया जाता है, इस तरह की सामग्री जो है वो अपनी दुकानों के बाहर ना करें। फिर भी बार बार आगाह करने पर जब इस तरह की चीजें की जाती है तो कार्रवाई भी फिर उच्च स्तरीय होती है। बिल्कुल, और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बता दिया है कि अब आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इन लोगों को ये कल ही इन्होंने शाम के समय इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो
भी चीजें अपने नाली के बाहर हैं तो उनको आप कृपा करके उठा दीजिए। लेकिन हम भी इनके साथ हैं, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे करें, लेकिन अननेसेसरली जबकि नाली के तक बोलने के लिए तोड़ने के लिए बोला गया, ये नाली के ऊपर तोड़ने की जरूरत क्या थी इनको? ये आम पब्लिक को हरास करना, जब इनका मन आए तो उसी टाइम आके जो मर्जी करते, तोड़ा थोड़ी करते, जब बनाने के टाइम आए तो उस टाइम पैसे लेके सभी के बनवा देते हैं ये, तो तब नहीं ये इनको पता चलता। ये कहना है कि सरकार दो तरह से चल रही है, एक तरफ अपनी गलती भी बताती है और एक तरफ उस गलती पे पर्दा भी डालती है। बस यही काम करते हैं, उनका काम क्या है? हम ये नहीं, हम इनके साथ हैं। हम खुद कहते हैं कि भैया आप लोग जो भी करने अक्रोचमेंट मत करो, किसी की मत होने दो। ये पहले जब नक्शे पास होते हैं, तो उसी हिसाब से आप क्यों नहीं बनवाते स्ट्रक्चर उनका? अब ये बन गए हैं तो आप 1 मिनट में आ जाओगे तोड़ने के लिए, या तो आप नोटिस निकालिए। अब ये इसी टाइम तोड़ के चले जाओगे, या तो उसको पूरा तोड़ दो। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो NH44 में लगातार ट्रैफिक की स्लो मूवमेंट देखने को मिल पा रही है। लोग परेशान हैं, यात्री परेशान हैं, पर एक अहम कदम लिया गया है जिसके दौरान आपको बताएं कि NH44 ट्रैफिक रामबन की ओर से CCTV कैमरास जो इंस्टॉल किए गए हैं रामबन से बनिहाल सेक्टर तक, और एक कोशिश है कि लोगों को सहूलियत दी जाए, परेशानी ना हो और कोई हादसा ना हो। सर, इस तरह का एक कदम देखने को मिला है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा, पिछले दिनों की बात करते हैं, कभी ये रोड बंद हुआ, कभी खुला, एक श्रमिक की मौत भी हुई। क्या लगता है कि CCTV कैमरास इंस्टॉल करने के बाद ये हादसे कम होंगे? अर्शिया, इसमें 2 इश्यूज हैं। एक मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के हवाले से CCTV कैमरास लगाए गए, दूसरा ऑपरेशन थर्ड आई। जी, नेशनल हाईवे पे अक्सर हमने देखा है कि जब रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, और एक आदमी की गलती की वजह से सारे लोग उसको फॉलो करते बिल्कुल। हैं, और जब डबलिंग हो जाती है तो मैसिव ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो ये जो थर्ड आई लगाई गई है जम्मू शहर में, आप देख लीजिए, जहां भी कैमरा लगा है वहां पे वायलेशन जो है वो बहुत कम हो गई है। तो यही फार्मूला बनिहाल और रामबन के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जो अडॉप्ट किया है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है। जब रेगुलर चैलेंजिंग होगी, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो रोज आप देखोगे, खासकर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की बात करें, वो जब ओवरटेक करते हैं, रॉन्ग साइड से जाते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है, और इससे नेशनल हाईवे पे और खासकर रामबन और बनिहाल के बीच में जो जैमिंग वगैरह है उस पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। और क्या कुछ है इन दृश्यों में और क्या कुछ ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कहना है, आइए नजर डालते हैं। और यहाँ से तो मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह वो तो एक एक्सक्लूसिव फुटेज मिल सकती है सर, बीच में जाके मतलब डिटेल मामला था, उन्होंने आपने लिखी। मैं गलती करूंगा, मैं सब एसएसपी ऑफिस से देख रहे हैं, मुझे चालान हो जाएगा, मेरा 5000 का चालान हो, तो मैं कभी वायलेशन नहीं करता। हाँ, चालान अक्सर ही होता है। कोशिश किया है कि इससे थोड़ा हमारा एफिशिएंसी बढ़ा जाए, अगर आप लोग 2-4 महीने परेशानी नहीं आई। अगर इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले, और ये अपडेट जुड़ा हुआ है मौसम के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि मौसम एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और जम्मू का आज जो जिस तरह से हमने मौसम की बात करें, हल्की धूप और बादल का वो एक लुका छुपी देखने को मिली, और वहीं पे आपको बता दें कि आने वाले दिनों में फिर एक बार बारिश और बर्फबारी का दौर जरूर देखने को मिलेगा। पर सर, बिन बादल बरसात की अगर बात करें, वैसा ही कुछ लग रहा है? आप क्या कहेंगे? बहुत ही एक्सट्रीम वेदर अपडेट जो है वो आया हुआ है, और हम अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। इस बार विंटर्स जो है वो रियल प्रोलॉन्ग विंटर्स जिनको हम कहेंगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का महीना जो है वो लगभग ड्राई रहा, खुश्क रहा, हम लोग इंतज़ार करते रहे बारिश का, बर्फबारी का, लेकिन अब फैब के महीने में एक अच्छा कोटा हमें मिला, और ऐसा लगता है कि मार्च में महीने में भी हमें कोटा जो है वो अच्छा मिलेगा। 29 के आफ्टरनून से ही 29 की जो शाम है तब से ही फोरकास्ट है कि अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर में होगी। और जो एडवाइजरी मैं पढ़ रहा था, जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, उसमें मेंशन किया गया है कि पीर पंचाल, चिनाब वैली और इसके अलावा श्रीनगर का जैसे जोजिला, सोनमर्ग, बांडीपुरा, बारामूला, शोपियन, और पीर पंचाल की जब हम बात करें तो जहाँ देरा की गली वगैरह का जिक्र है, और इसके अलावा पुंछ रजौरी का जिक्र है, इसी तरह से डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, चिनाब वैली में जिक्र है। यानी
पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और इसके साथ बारिश जो है वो हो सकती है। वो लोग जो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं वो थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली एडवाइजरी जब मिलती है तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी आउटिंग को जो है वो प्लान कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बर्फबारी देखना चाहते हैं, कोई नत्था टॉप जाना चाहता है, कोई पत्नी टॉप जाना चाहता है। इसी तरह से श्रीनगर में लोग हैं जो कोई सोनमर्ग जाना चाहता है, कोई पहलगाम जाना चाहता है, कोई गुलमर्ग जाना चाहता है। तो एक तो वो, दूसरा एडवाइजरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी की शादी है या किसी का कोई फंक्शन है, कोई रिलीजियस मीटिंग है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग है, तो एडवाइजरी के हिसाब से उन्हें पहले ही इस चीज़ का पता लग जाता है। बहरहाल एहतियात बरतना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल प्लान किया होगा, चाहे वो नेशनल हाईवे से या फिर वो बाई एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो एडवाइजरी में उस चीज़ का भी जिक्र है कि एयर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहेगा, नेशनल हाईवे भी डिस्टर्ब रहेगा। तो एडवाइजरी से बहुत सारे जो मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है वो अर्ली कम्युनिकेशन जो है वो मिल जाता है, वो अकॉर्डिंगली अपना विजिट प्लान करें, अपने इवेंट को प्लान करें। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है। और इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहती है कि हम हर एक अपडेट से आपको परिचित करवाएं। कल का वो इंतज़ार अखबार का वो ख़त्म हो, और मुझे लगता है कि हमारी कोशिश आप सबको पसंद भी आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।